Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back to another lecture in thermochemistry. In today's lecture, we are going to discuss the types of heat of reactions. आज के लेक्चर में हम बेटा बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस की जो कि थर्मोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था और आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, ये जो टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन है यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन के जो टाइप्स है उनमें सबसे पहला टाइप जो है बेटा वो कौन सा है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। बेटा सबसे पहला टाइप जो है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक, राइट बेटा। चलिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ से, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ से। यानी कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है जो हम कैलकुलेट करेंगे एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर ऑफ व्हाट बेटा 298 केल्विन। अगर आप किसी सबस्टेंस की हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो बेटा आप कैलकुलेट करेंगे एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर एंड अ टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन, देन इट वाज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसको हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके बेटा, चलिए हम देखना चाहेंगे कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होती क्या है। व्हाट इज दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन? हीट ऑफ फॉर्मेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट evolved or absorbed, evolved or absorbed when 1 mole of a substance, 1 mole of a substance is formed from its constituent elements in standard and pure state। ठीक है बेटा। ओके, सो हम कहेंगे कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है बेटा, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड एंड प्योर स्टेट। यानी कि प्योर स्टेट या स्टैंडर्ड स्टेट के एलिमेंट से हम अगर कोई सबस्टेंस का 1 मोल बना रहे हैं तो उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, जो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है बेटा, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो होती है इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा कि जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है किसी भी कंपाउंड की, आइदर इट विल बी एंडोथर्मिक और इट विल बी बेटा एक्सोथर्मिक। ओके, चलिए और एक बात जो है इसमें ये कि जो हम स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट्स लेते हैं, स्टेबल एंड स्टैंडर्ड स्टेट्स जो होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स जो लेते हैं, स्टेट्स जो लेते हैं ऑफ एलिमेंट्स, वो आप ध्यान रख लीजिएगा वो कौन कौन सी है। आप लेंगे कार्बन, इसका ग्रेफाइट लेंगे, ठीक। आप सल्फर लेंगे तो रोम्बिक सल्फर होगा। आप फास्फोरस लीजिए,
ठीक, आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, आप H2 ले सकते हैं, आप ब्रोमीन ले सकते हैं, आप बेटा सारे मेटल जो है सॉलिड्स में, लेकिन एक्सेप्ट आप मरकरी लिख लेंगे, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड है। ठीक, ओके। सो इनके जो स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट्स होते हैं, इनका जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है इन वालों का, डेल्टा एच फॉर्मेशन जो इनका होता है, दैट इज टेकन टू बी एज जीरो, वो जीरो के बराबर हम लेते हैं। ठीक, ओके। नाउ अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं ये हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा, सपोज आपके पास H2 है और आपके पास O2 है, तो ये कंबाइन हो जाएंगे तो ये बना देंगे H2O, देन दिस विल नॉट बी अ हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका 1 मोल बनाना है तो यहाँ पे 1 मोल नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स में वेरिएशन आ जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स वेरी हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको H2 प्लस 1/2 ऑफ O2 लिखेंगे, तब ये बन जाएगा बेटा H2O, यानी कि 1 मोल बन जाएगा ये 1 मोल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। यहां पर हम इसको ऐसे बना सकते हैं ट्वाइस, तो ये 2 मोल्स बन जाएगा, ये 1 मोल है, ये तो ये 2 मोल्स है। लेकिन डेफिनेशन में मैंने कहा था कि जब आप 1 मोल किसी सबस्टेंस का बना देंगे तो उस वक्त जो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसको आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। ओके बेटा, चलिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है बेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको जनरली किसी रिएक्शन की निकालनी होगी तो हम कैसे निकालते हैं? फॉर जनरल रिएक्शन याद रख लीजिएगा, फॉर जनरल रिएक्शन बेटा हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है बेटा वो बराबर होती है डेल्टा एच ऑफ समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूला से आप सिंपली क्या निकाल सकते हैं बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, सपोज अगर यहां पे आप देखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे डेल्टा एच, इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर, सो ये बराबर होगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स कितना है, दैट इज समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ वाटर माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ, तो अब लिखेंगे ऐसे डेल्टा एच ऑफ H2 प्लस 1/2 ऑफ डेल्टा एच ऑफ O2। ठीक है, इनका सम करके देखेंगे आप। ठीक है, सो इस तरीके से आप हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हीट ऑफ फॉर्मेशन इज सिंपली amount of heat absorbed or evolved when 1 mole of a substance is formed from it is what beta standard and what we can say standard and stable states। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टेबल या प्योर स्टेट से जब हम बनाएंगे कोई चीज़ तो आप याद रखेंगे कि उनका जो हीट अमाउंट निकलेगा या एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगा तो दैट विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक ये एक्सोथर्मिक भी है हीट ऑफ फॉर्मेशन। स्टेबल और स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स जो हम लेते हैं, ग्रेफाइट है, रोम्बिक सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन, H2, ब्रोमीन और सारे मेटल्स हम लेते हैं एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 0 के बराबर है इन सारे चीज़ों का। ठीक है, अगर आप जनरल रिएक्शन लेंगे तो उस वक्त आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर निकालनी होगी तो डायरेक्टली बराबर होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट्स समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स। ओके बेटा, चलिए अगर आप देखेंगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है अगर कंडीशन दी होगी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 298 केल्विन, then it becomes a standard heat of formation। ओके, चलिए अब देखते हैं इसके बाद दूसरा टाइप जो है वो क्या है बेटा? दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, चलिए देखिए, ठीक, तो दूसरा टाइप जो है यहां पर वो क्या है बेटा? वो है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन
व्हाट इज दिस हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बेटा? ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, ओके। और इसी तरह ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपकी स्टैंडर्ड भी हो सकती है। ठीक है, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मे बी डिफाइंड एज द amount of heat released when one equivalent of acid reacts with one equivalent of base। इस पे आप गौर कीजिएगा बेटा, वन इक्वलेंट ऑफ बेस। ठीक, तो यहां पर आप मेंशन करेंगे ये चीज की अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। जब एक इक्वलेंट किसी एसिड का एक इक्वलेंट ऑफ बेस के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो वहां पे जो हीट निकलेगी दैट हीट विल बी बेटा व्हाट कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज लेस देन जीरो। ये लेस देन जीरो होगा, दैट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होती है। ठीक, ओके। क्योंकि हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसलिए क्यों डिफाइन करते हैं एक्चुअल वे में, अगर आपका एसिड है और आप उसको बेस के साथ मिला रहे हैं तो यहां पर एसिड का H पॉजिटिव जो है वो बेस के OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है वाटर। दिस इज एक्चुअली द न्यूट्रलाइजेशन। सो यहां पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसकी वजह से वाटर बनता है, तो उस चीज को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, यानी कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर आपके पास बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, याद रख लीजिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड है आपके पास और आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, व्हेन दे कंबाइन विच ईच अदर यानी कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। जब ये न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो आप याद रख लीजिएगा उस वक्त जो डेल्टा H होगा बेटा न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू जो होगा दैट विल बी -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विवेलेंट होगा वो, या होगा वो बेटा या, और याद रखिएगा इट इज 52.7 जूल पर इक्विवेलेंट। मोल नहीं लिख सकते आप पर इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ऐसे बता दूं, सपोज आपके पास HCl है और आपके पास NaOH है, तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन, NaCl प्लस वाटर बनेगा, तो यहां पर डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन जो होगा बेटा न्यूट्रलाइजेशन दैट विल बी इक्वल टू माइनस, ये माइनस होता है एक्सोथर्मिक होती है, -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल पर इक्विवेलेंट। सॉरी यार, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा जब भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, तो उस वक्त ये वैल्यू किसके बराबर होता है? -52.7 जूल पर इक्विवेलेंट या -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ठीक है। अगर हमारे पास बेटा यहां पर हम ले रहे हैं, अगर हमारे पास कोई एसिड है और बेस है, और बेस जो है ये दोनों बोथ और वन इज वीक, दोनों में से एक या दोनों वीक होंगे, तो उस वक्त जो डेल्टा H होगा न्यूट्रलाइजेशन का वैल्यू जो होगा दैट विल बी लेस देन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। याद रख लीजिएगा, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि आप जब वीक एसिड या वीक बेस या दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस दोनों में से अगर आप लेंगे, दोनों या दोनों में से एक वीक होगा तो उस वक्त वैल्यू इससे कम होगा। ठीक है।
और यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या कर देते हैं, सपोज आपके पास है H2SO4 और आपके पास है NaOH, ठीक है, तो ये बना देता है Na2SO4 और प्लस बना देता है ट्वाइस H2O, ठीक। ओके, आपको अगर पूछेगा कोई व्हाट इज द डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन, इस वाली रिएक्शन की डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग एसिड है और ये स्ट्रांग बेस है। बच्चे क्या काम करते हैं बेटा कि स्ट्रांग है तो ये वैल्यू होगा इसका, नहीं, क्योंकि यहां पर दो इक्विवेलेंट्स निकलते हैं, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H पॉजिटिव्स है और यहां पर तो आपको दो इक्विवेलेंट्स जरूरत पड़ेगी, टू इक्विवेलेंट्स ऑफ OH नेगेटिव होंगे, तो दैट मीन्स डेल्टा H विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, याद रखना बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू बेटा -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। ये देखिए, इस वक्त आपका आंसर जो होगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। सो यहां पर जो आंसर होगा दैट विल बी 2 × 13.7, सो दैट इज 2 7 14, 2 3 6 हो गया 7, 2 1 हो गया 2, ठीक है। सो ये हो गया इसका आंसर बेटा, ठीक। सो दिस वाज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सेकेंड वन, एंड द थर्ड वन इज बेटा व्हाट, हीट ऑफ कंबस्शन। चलिए बेटा इसमें देखते हैं अब हीट ऑफ कंबस्शन। चलिए अब और एक टाइप जो है बेटा, व्हाट इज दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन जो है बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको डेल्टा H कंबस्शन से, COMB, ठीक। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस होंगी तो एट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बेटा ये बन जाएगा डेल्टा H कंबस्शन, ये होगा बेटा नॉट, ठीक। अब हीट ऑफ कंबस्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए सबस्टेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ऊपर में। ओके चलिए, सो हम इसको कह सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड as the amount of heat released when 1 mole of substance is when a substance is completely burnt in presence of oxygen. In presence या free supply of oxygen, ठीक है। तो यहां पे आपको ख्याल रखना है बेटा कि ये जो है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड जब एक सबस्टेंस को आप कंप्लीटली बर्न करेंगे इन फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे आप, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन। मैं आपको समझाऊं कैसे बेटा, देखिए अगर आपके पास है C प्लस 1/2 ऑफ O2, सो हम लिखेंगे इट फॉर्म्स CO। It has not been completely combustion, it will not be completely burned, so ये डेल्टा H फॉर्मेशन, ये डेल्टा H combustion नहीं हो सकता,
ठीक, अब क्या लिखूंगा मैं फिर, सी सॉलिड जो है इसको हम O2 के साथ कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पर एक कंबाइन करके CO2 बनाएगा, देन इट विल बी हीट ऑफ कंबस्चन। ठीक, ख्याल रखना है आपको, यानी कि आपको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सप्लाई करना है ताकि वो कंप्लीटली बर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड बेटा हीट ऑफ कंबस्चन। ये जो हीट ऑफ कंबस्चन है बेटा, हीट ऑफ कंबस्चन याद रख लीजिएगा बात, हीट ऑफ कंबस्चन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो दैट मीन्स हीट ऑफ कंबस्चन जो होगा बेटा, दैट विल बी लेस देन 0, उसका वैल्यू लेस देन 0 होगा। ओके बेटा, चलिए ओके, इसके आगे अब देखते हैं बेटा कि जो हीट ऑफ कंबस्चन है बेटा, इट इज रिलेटेड टू कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, इससे हम कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स निकाल सकते हैं, और या हम बोलते हैं उसको फ्यूल वैल्यू। ठीक, इसको ख्याल में रख लीजिएगा बेटा कि जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है किसी भी फ्यूल का, या फ्यूल वैल्यू जो फ्यूल का होता है, वो आप रिलेट कर सकते हैं विथ कंबस्चन। ठीक है, व्हाट इज दैट कैलोरीफिक वैल्यू? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 gram of a substance is burnt। जब आप 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस को बर्न करेंगे तो उस वक्त कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एनी फ्यूल जो होती है बेटा, हाउ इट इज रिलेटेड टू व्हाट बेटा, हीट ऑफ कंबस्चन, वो बराबर होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेल्टा H कंबस्चन। ठीक है बेटा, ओके। सो ये है फॉर्मूला जिससे आप कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम हीट ऑफ कंबस्चन। ओके, इसके अलावा और एक चीज जो है इसमें, वो क्या है बेटा, कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, इन जनरल रिएक्शन अगर आपको निकालना होगा हीट ऑफ कंबस्चन, तो आप कैसे निकालेंगे हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ एनी जनरल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ व्हाट बेटा, रिएक्टेंट्स, माइनस आप करेंगे समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबस्चन फॉर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बात ख्याल रख लीजिएगा। ठीक, ओके। सो इस तरीके से आप हीट ऑफ कंबस्चन निकाल सकते हैं।